बहरहाल अब आगे मूव करते हैं और ग्लोबल पॉलिटिक्स की तरफ चलते हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन अलास्का में पुतिन को बुलाने के बाद, रशियन प्रेसिडेंट को बुलाने के बाद जब उन्हें नाकामी हुई और वो फौरी तौर पर यूक्रेन जंग में कोई किरदार अदा न कर सके, तो अब वो एक नई चाल चल रहे हैं और इसके लिए वो नेटो कंट्रीज को मजबूर कर रहे हैं कि वो रशियन ऑयल खरीदना भी बंद करें और साथ ही चाइना पर 50% से 100% तक टैरिफ भी लगा दें। सेठ साहब, नेटो कंट्रीज को ये जिस लाठी से हाँक रहे हैं, आमादा हो जाएंगे वो सब ममालिक जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उसी रास्ते पे चलने को? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ही होगा, एकदम तो नहीं कर सकते। बिकॉज यूरोपियंस जो है वो भी बाज नहीं आ रहे ना, वो भी बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि वो रशिया के ऊपर प्रेशर डालें। तो इसके ऊपर तो इत्तेफाक है उन सबका। और यूरोपियन यूनियन ने इस वक्त जो फैसला किया है कि वो एक प्राइस रशियन ऑयल खरीदने की एक लोअर प्राइस रख देंगे, कैप कर देंगे कि इस कीमत पे मिलता है तो ठीक है, इसके ऊपर मिलता है तो इजाजत नहीं। तो ये पहला कदम उन्होंने किया है। और ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर किया है, क्योंकि एकदम वो तेल बिल्कुल खरीदना बंद नहीं कर सकते, वो तो उनकी सारी एनर्जी पॉलिसी उड़ जाएगी। और एकदम अमेरिका से तेल आना नहीं इतनी जल्दी हो सकता। दूसरी चीज ये है कि अब ईयू वाले जो हैं यूरोपियन यूनियन वाले, वो G7 के जो लोग जो 7 कंट्रीज हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं वो कि आप G7 जो है वो लीड करें इस सब चीज को। और मगर G7 ने अभी कोई ऐसा फैसला नहीं किया। मगर देखिए, ये पहले अमेरिका ने पहला प्रेशर जो यूरोप पे आया था और रूस पे आया था, वो नॉर्थ स्ट्रीम जो गैस पाइपलाइन थी, वो अमेरिकन लोगों ने जाके अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसी ने ब्लो अप कर दी, रशिया की गैस एक्सपोर्ट्स खराब कम हो जाए। रशिया ने उसका एक एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया। अब रशिया इज बिल्डिंग अ बिग गैस पाइपलाइन। एक ऑलरेडी है फ्रॉम साइबेरिया टू चाइना, मगर अब एक और वो बिल्ड करने लगे हैं ताकि ये जो डिपेंडेंसी है और यूरोप, ये भी कम हो जाए। एंड चाइना इज रेडी टू बाय। सो चाइना रशिया का जो इकट्ठ है ये बहुत सॉलिड होता जा रहा है। अब वो तकलीफ ये हो रही है कि ऑयल जो है वो इंडिया के ऊपर ज्यादा प्रेशर है, बिकॉज इंडिया ने बढ़ा दिए अपने ऑयल और चाइना ने भी बढ़ा दिए। अब वो यूरोप कम करेगा तो रशिया के ऊपर प्रेशर तो आएगा। अब मगर मैं समझता हूँ कि चाइना, और इतनी बड़ी कमिटमेंट है चाइना की टू रशिया नाउ कि रशिया बर्दाश्त कर लेगा ये, और ये यूरोप को नुकसान होना शुरू हो जाएगा और यूरोप के अंदर कीमतें बढ़नी शुरू हो जाएंगी और यूरोपियन अवाम जो है वो तो उनको तकलीफ होनी शुरू होगी और महंगाई बढ़नी शुरू होगी और वो लड़ाई और शॉर्टेजेस आएंगे। और आगे विंटर आ रहा है, विंटर के अंदर तो सख्त गैस की जरूरत होती है इनको। तो मैं समझता हूँ कि इट विल नॉट बी सो इजी ये ट्रांजिशन करना। अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप की और इनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके के साथ इस वक्त जो प्यूटन ने ऑनस्लॉट किया हुआ है, आपने देखा ना कि प्यूटन ने अलास्का से वापस आया और आके उसने और तेज कर दिया है अपनी ऑनस्लॉट ऑन यूक्रेन कि कल को कोई सेटलमेंट होती है तो हम और थोड़ी सी टेरिटरी लेके बैठ जाए। तो उसने तो बिल्कुल उसके बरक्स किया है जो डोनाल्ड ट्रंप चाहता था कि ये अब सीज फायर हो जाए। उसने तो उल्टा उल्टा और भी टेरिटरी लेने के लिए अपनी फौजें बढ़ा दी हैं। और दूसरी तरफ यूक्रेन की जो फौजें हैं वो हर फ्रंट के अंदर दे आर आउट नंबर्ड, उनके तो सोल्जर्स ही नहीं रहे। अच्छा, और उनको बड़ी सख्त तकलीफ हो रही है और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 30 डेज के अंदर अंदर यूक्रेन विल फेस फुल डिफीट। तो इसलिए इस वक्त ज्यादा प्रेशर डालना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप एंड ऑल्सो यूरोप और रशिया की उसको थोड़ा सा टाइट किया जाए, उसकी वॉर मशीन को टाइट किया जाए। मगर मैं नहीं समझता इसके साथ रशिया विल गिव अप इट्स क्वेस्ट। रशिया लगा रहा है, रशिया अपनी टेरिटरी लेगा और रशिया अपनी टर्म्स के ऊपर मनवाएगा। और ये नेटो जो है, मैं काफी अरसे से आपको कह रहा हूँ कि मुझे नेटो नजर नहीं आ रहा सर्वाइव करता इन द लॉन्ग टर्म। और ये अब नेटो की नाइली है, नाकामी है कि इट हैज नॉट बीन एबल टू हैव इट्स वे। और ये जो हाथ उठा लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि जी हम आपको फंड नहीं कर सकते, आप अपना कुछ करें, तो ये कहाँ से करेंगे? इनके पास तो पैसे ही नहीं है। इनमें से तो 3-4 इकोनॉमीज हैं जो ठीक है, बाकी तो सारी बैंकक्रप्ट है। उनके पास तो पैसा ही नहीं है, वो तो बाकी ईयू कंट्री से पैसा लेके अपने आप को फ्लोट रखे हुए। तो ये सूनर और लेटर ये फ्रांस और जर्मनी और यूके वगैरह, यूके तो नहीं है ईयू में, पर फ्रांस और जर्मनी और एक दो और ये कहेंगे यार अब हम नहीं सब्सिडाइज कर सकते स्पेन को या पोर्चुगल को एंड सो ऑन और इटली को। ये सारे जो है ये देर ऑल इन डेट टू द अदर कंट्रीज। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए ये अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाना
आसान नहीं होगा। और अगर वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसके दो चीजें, एक तो ये जल्दी नहीं हो सकता। अगर आपने आर्मामेंट्स बढ़ाने भी हैं और खरीदने भी हैं तो वक्त लगता है मैन्युफैक्चर करने में या ऑर्डर देने में और बनवाने में। तो शॉर्ट टर्म में तो ये नहीं कर सकते। और मगर दूसरा ये है कि अगर ये करेंगे, टैरिफ बढ़ाएंगे, तो महंगाई हो जाएगी जो इंपोर्ट कर रहे हैं आप लोग चीज। दूसरी चीज ये है कि आपको टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे रेवेन्यू लेने के लिए, बिकॉज डिफेंस एक्सपेंडिचर को आपने बढ़ाना है अप टू 3 और 4%। तो आसान काम तो नहीं है, वो तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए हर एक को। तो वो शायद जर्मनी या वगैरह कर सके, बाकी तो कर भी नहीं सकते। और अगर करेंगे तो इनकी सारी वेलफेयर स्टेट जो है वो सारी बढ़ जाएगी। सो आई थिंक द यूरोपियंस आर इन ट्रबल। और डोनाल्ड ट्रंप जिद पे लगा हुआ है। ये उधर चाइना और रशिया जो है वो और सॉलिड होते जा रहे हैं। और अब ये जो कुछ हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर, बहुत से मिडिल ईस्ट नेशंस भी हैं वो सोच रहे हैं कि हमने सारे अंडे अमेरिकन बास्केट में रखे हुए हैं, ये तो गलत हो गया काम, हमें अपने अंडे कहीं और भी रखने चाहिए। तो पहले मैंने आपसे कहा था कि शंघाई कोऑपरेशन जो है SCO वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, इफेक्टिव ब्रिक्स होगी। अब मुझे ऐसे लगता है कि ब्रिक्स और SCO को उन्होंने दोनों एजेंडे जो है ना वो मिला दिए हैं चाइना ने और रशिया ने, और इसीलिए इंडिया भी भागा गया वहां। इंडिया तो ब्रिक्स का हिस्सा था, SCO का तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था, मगर अब वो उसने SCO के अंदर भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। बिकॉज SCO भी कह रहा है हम डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो उधर तैयारी है पूरी, ऑल्टरनेटिव करेंसी, ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम, ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स एंड सो ऑन। और इधर जो है ये जो है ये आपस में ही नहीं इत्तेफाक कर रहे, पैसे इनके पास नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दिन ब दिन मेरा ख्याल आइसोलेट हो रहा है, उसकी भी रेटिंग्स गिर रही हैं एंड ही इज नॉट सक्सीडिंग। तो आई थिंक ये कामयाब नहीं होंगे यूरोपियंस। अब आपके सवालात शामिल करेंगे जो उर्दू का कदीम गहवारा है लखनऊ, वहाँ से अमित जी जो रेगुलर हमारा शो देखते हैं और इससे पहले भी उन्होंने बहुत से सवाल भेजे, उनमें से एक सवाल जिसको चुना गया है वो शामिल करते हैं। जिस तरह इजराइल हर इस्लामिक मुल्क पर अटैक कर रहा है, आने वाले वक्त में आपको लगता है कि इजराइल हिंदुस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान पर एक अटैक कर सकता है? जी, अर्जी है कि भाई साहब अभी हाल ही में जो अटैक हुई है वो उससे इंडिया ने जो अटैक किया पाकिस्तान पे, उसमें इजराइल का बहुत बड़ी सपोर्ट था। और हम कुछ अरसे से बता रहे हैं कि इजराइलीज इंडिया में आके बैठे हुए हैं, कश्मीर के अंदर बेस बनाया हुआ है। अब आई बात क्यों कि इंडिया वो कह रहे हैं ना कि ऑपरेशन संदूर जो है वो अभी जारी है, वो खत्म नहीं हुआ। तो मतलब ये है कि इंडिया कह रहा है या नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि अब फिर से अटैक करेंगे। तो अब अगर तो आपका ये मतलब है कि क्या इजराइल खुद आके अटैक करेगा, वो तो नहीं इजराइल करेगा, मगर इंडिया के जरिए इजराइल बिल्कुल पहले भी किया और आगे अगर कभी होगी ऐसी सिचुएशन तो ये मिलके करेंगे जो कुछ करेंगे। मगर याद रहे कि काफी अरसा पहले, तो 15 साल पहले नेतन्याहू से किसी ने को पूछा था तो उन्होंने कहा था दो ही हमारे दुश्मन है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया था, बिकॉज पाकिस्तान एज एन एटॉमिक वेपन एंड पाकिस्तान एज ए मुस्लिम कंट्री और इस्लामिक कंट्री। तो वो तो उनके टारगेट में तो पाकिस्तान है, मगर फर्क ये है अनलाइक ईरान, पाकिस्तान अपने आप को बेहतर तरीके से डिफेंड कर सकता है। और अब पाकिस्तान जिस किस्म की मिसाइल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान कैन आल्सो रीच इजराइल। और याद रहे कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट के साथ पंगा नहीं लिया जा सकता उस तरीके का जिस तरीके के साथ आप नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के साथ पंगा ले सकते हैं। ये तो मैं समझता हूँ इवन द यूनाइटेड स्टेट्स, अगर यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल इकट्ठे हो जाए तो वो भी दे कैन नॉट अटैक पाकिस्तान, बिकॉज बिफोर अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो वो फुलझड़ी जो है ना, अगर वो फुलझड़ी चल जाएगी फिर सोचों में पड़ना पड़ेगा। तो ये इसलिए आई थिंक और पाकिस्तान का इंटरेस्ट भी नहीं है टू गेट इनटू दीस क्वारल्स एंड स्क्वॉबल्स। देयर न्यूक्लियर वेपन इज फॉर डिफेंस। तो अगर कोई अटैक करेगा तो देन इट विल बी ऑफ द शेल्फ। तो मेरा ख्याल है दीज कंसिडरेशंस विल हैव टू वे इन। यानी अमित जी आपको समझ आ रही होगी कि इसराइल के लिए वहाँ जिन ममालिक को वो टारगेट कर रहा है वो आसान है, लेकिन पाकिस्तान उस तरह से तरने वाला साबित नहीं हो सकता और इसीलिए मसल टेस्टिंग कर ली गई मई के महीने में। ये है फ़र्क मारूजी हालात में मुख्तलिफ ममालिक के। इसके अलावा समी अमेरिका से आपने एक सवाल भेजा वीडियो के ज़रिए, जमील खानज़ादा करा, यारमन वकार पेशावर से, सकलैन जाफरी ऑस्ट्रेलिया से, यासिर अली जद्दा से आपके सवालात का बहुत शुक्रिया। इस